बुलेटिन का आगाज़ करते हैं हम खबर के साथ। FIA मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुलेमान शहबाज की 14 रोज़ के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है। वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज ने अदालत में ख़ुद को सरेंडर कर दिया। आज का दिन था जिस पर उन्हें सरेंडर करना था, तो आज अदालत में वो सरेंडर हुए। किस अदालत में पेश होना है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का वकील से इस्तफसार। सेंट्रल जेल लाहौर की अदालत में पेश होना चाहते हैं, वकील अमजद परवेज़ की जानिब से कहा गया। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे इमरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहिबजादे सलमान शहबाज आज अला सुबह ही यहाँ पर पहुँच गए थे। जब अदालत का टाइम भी शुरू नहीं हुआ था तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। तकरीबन 8:40 पर वो कमरा अदालत में मौजूद थे। उसके बाद कुछ अर्जेंट केसेस थे और फिर नोटिस केस में सलमान शहबाज का केस यहाँ पर समाअत होना था। जस्टिस आमिर फारूक जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने सलमान शहबाज की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। इससे पहले गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने सिर्फ उनको एयरपोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक की प्रोटेक्टेड बेल दी थी। FIA को गिरफ्तारी से रोका गया था। आज अदालत ने ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था सलमान शहबाज को, और गुज़श्ता समाअत पर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि हिफाजती ज़मानत के लिए मुल्ज़िम का ज़ाती हैसियत में अदालत के रूबरू पेश होना ज़रूरी होता है। तो जैसे ही केस कॉल हुआ तो सलमान शहबाज अपनी नशिस्त से उठ के रोस्टरम पर आए और वकील अमजद परवेज़ की जानिब से अदालत को ये तफसीलात बताई गई कि सेंट्रल जज लाहौर की अदालत में FIA बिल्कुल ठीक है। बॉटम लाइन ये है कि 14 रोज़ की हिफाजती ज़मानत मिल गई है। इमरान, आपने कहा कि आपका शुक्रिया अदा करेंगे। इमरान खान ने 4 साल इस मुल्क से खेल तमाशा किया। सुलेमान शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद की है। वो कहते हैं कि शरीफ ख़ानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। आज तक करप्शन का एक इल्ज़ाम भी साबित नहीं हो सका। तमाम केसेस का मुकम्मल दिफा करेंगे। सुलेमान शहबाज पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को। सुलेमान शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने 4 साल इस मुल्क से खेल तमाशा किया है। शरीफ ख़ानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। इमरान खान को शर्म करो तुमने 4 साल पाकिस्तान के बर्बाद कर दिए। इकोनॉमी का जो खड्डा खोद के गए हो तुम, 25,000 अरब, ये मैंने खुद हिसाब लगाया आके, 25,000 अरब नेट इंक्रीज है पाकिस्तान के सॉवरेन डेट में। पाकिस्तान के कर्जों में 25,000 अरब का नेट इंक्रीज है। ये कौम से झूठ बोलता रहा। रियासत मदीना में ये कुछ होता है जो इसने किया? ये है रियासत मदीना जहां पे अपना घड़ियां चोरी होती हैं, जहां लूट मार। कल क्या हुआ KP असेंबली में? कल वहां बिल पेश कर दिया उन्होंने कि जी हेलीकॉप्टर के ऊपर कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता, इसके बाप के पैसे हैं, हिसाब किताब नहीं हो सकता। हर चीज का हिसाब होगा। हेलीकॉप्टर जो पिछले 5-6 साल इस्तेमाल हुआ, इसने इस्तेमाल किया या इसकी लीडरशिप ने, इसकी PTI के लोगों ने इस्तेमाल किया, बच्चा पार्टी ने इस्तेमाल किया, उसका एक एक पेनी का हिसाब होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अपना सियासी असासा इसलिए दाव पर नहीं लगाया कि फौरी इलेक्शन में चले जाएं। कौमी मफाद के लिए तमाम इख्तिलाफात भुला सकते हैं, लेकिन मोहसिन कुछ शख्स से क्या मुज़ाकरात करें। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि डेली मेल में झूठी खबर शाया कराना इमरान की साजिश थी। नेशनल क्राइम्स एजेंसी जो बरतानिया की, उसको इमरान नियाजी और उनके हवारियों ने हजारों कागजात दिए और 2 साल उसकी तहकीकात होती रही। 3 साल बाद डेली मेल ने पूरी कौम से माफ़ी मांग ली है। इमरान नियाजी और उसके हवारियों ने, जिसमें शहजाद अकबर साहब और दूसरे लोग शामिल थे, ये पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान में एड ग्रांट ये मत भेजो, वहाँ पर चोर डाकू बैठे हैं, वो खा जाएंगे आपकी। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि खाना काबा के मॉडल की घड़ी बेचकर पाकिस्तान को इमरान नियाजी ने सरेआम उसको नीलाम किया, बदनाम किया। इसको झुठला नहीं सकता कि ये घड़ी बेची गई। इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के लिए पैदा नहीं हुआ था। आप चाहते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। ऐवान सदर में जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो मुलाकात हुई है वो मेरी इजाज़त से हुई है। हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को दाव पे लगा दिया, कुर्बान कर दिया। मैं किसी खुशफहमी में नहीं हूँ। तमाम अपने इख्तिलाफात भुला सकते हैं,
لیکن ایک ایسا شخص جو انا پرست ہے، جو دن رات جھوٹ بولتا ہے، قوم کو دھوکہ دیتا ہے، افواج پاکستان کو بدنام کرتا ہے اور محسن کش ہے، اس کے ساتھ آپ کیا مذاکرات کریں گے؟ اگلے الیکشن میں کیا فیصلہ دینا ہے؟ جو بھی قوم فیصلہ دے گی ہم اس کو منون قبول کریں گے، بشرطیہ کہ وہ شفاف الیکشن ہوں گے۔ لیکن میں قوم کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ شخص فراڈ ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کو پاکستان کے مفاد سے کوئی تعلقات نہیں۔ اپنا سیاسی اثاثہ داؤ پہ لگایا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم فوراً چلے جائیں جنرل الیکشن میں، اس لیے کہ معیشت کو پوری کوشش کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کوشش کر کے ٹھیک کریں، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ عمران خان کی یہ خواہش ان کے ساتھ قبر تک تو جائے گی مگر ملک کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ ایک کیمپین کے طور پہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، کچھ ڈیفالٹ ہو چکا ہے، کہ اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں، اور بدنام کرنے کی جو سر فہرست ہے وہ عمران خان نیازی صاحب خود ہیں۔ ابھی کل میں نے پڑھا کہ آپ کو پتہ چلے گا سرپرائز، اللہ نہ کرے یہ کبھی پاکستان اللہ ڈیفالٹ نہیں کرے۔ یہ جو ڈیفالٹ کا ریٹورک ہے نا، یہ ریٹورک عمران خان کے ساتھ قبر تک تو جائے گا، یہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے۔ جو اصول اور جو پروسیس ہوتا ہے اسی کے مطابق سب کی پیمنٹس ہو رہی ہیں، کسی کی کوئی پیمنٹ ڈیلے نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کچھ صوبے اپنی استطاعت سے بڑھ کے اور جیسے پھینکنا ہوتا ہے وہ پیسے استعمال کر رہے ہیں۔ کل میں نے آدھے سوے کی اور کوارٹر سوے کی میں نے لاہور میں دیکھی ایڈورٹیزمنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ صوبہ یا ملک ان جیسی عیاشیوں میں لفظ یوز کر رہا ہوں مکمل نہیں ہو سکتا، تو ان کو فسکل ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک سرپلس دینا ہے، وہ ہم نے نہیں، وہ بجٹ پاکستان میں ان کے ساتھ طے ہوا ہے کہ وہ صوبہ اتنا سرپلس دے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ اپنی قوم اور اداروں سے مخاطب ہوں، معیشت کی ایسی خوفناک صورتحال کبھی نہیں دیکھی۔ صورتحال کے منفی اثرات تمام اداروں پر پڑیں گے۔ حیرت ہے بزنس کمیونٹی کیوں خاموش ہے؟ موجودہ صورتحال کا شفاف الیکشن کے سوا کوئی حل نہیں۔ وہ معاشی ٹیم کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان کے کبھی بھی اتنے برے معاشی حالات نہیں جو آج ہیں۔ صرف اپنی قوم سے مخاطب نہیں، میں اپنے اداروں سے مخاطب ہوں، کیونکہ اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ جس ٹریجیکٹری پہ، جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے، اس کے سارے قوم کے اوپر، سارے اداروں پہ اثرات ہوں گے۔ حیرت ہے کہ بزنس کمیونٹی کیوں نہیں آواز بلند کر رہی۔ ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، جتنی تیزی سے ملک نیچے جا رہا ہے، آپ سب ذمہ دار ہوں گے اس تباہی کا۔ قرضے تحریک انصاف نے تو لیے تھے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے کے لیے، لیکن جنہوں نے قرضے ہمارے ملک کو مقروض کیا تھا وہ یہ دو جماعتیں ہیں۔ ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں، وہ بھی گر رہے ہیں، انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، باہر کسی کو اب اعتماد نہیں رہا پاکستان کی اکانومی کے اوپر۔ اس سے زیادہ خوفناک سیناریو میں نے تو کبھی پاکستان کے اندر نہیں دیکھا۔ سب کو پتا ہے کہ اس کا حل ایک ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل ہی نہیں۔ اگر ملک کے اندر سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہے تو وہ معاشرت سب سے پہلے اس سے متاثر ہوتی ہے۔ سب کو یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج الیکشن کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کریں گے تو آپ پھر پاکستان کو اس سیناریو میں دھکیل رہے ہوں گے کہ جدھر آگے اور معاشرت نیچے جانے لگی ہے۔ تحریک انصاف نے لاہور، کراچی سمیت مختلف شہروں میں الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلیاں نکالی۔ کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلیاں، کارکن پرجوش، پارٹی پرچموں کی بہار۔ لاہور میں 5ویں روز پی پی 161 میں رہنما تحریک انصاف ندیم عباس بارہ کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی کینال ویو ملتان روڈ سے شروع ہو کر براستہ ٹھوکر نیاز بیگ اور ملتان چرنگی منصورہ سے ہوتے ہوئے واپس اپنے مقام پر پہنچی۔ ڈھول کی تھاپ پر گھڑ ڈانس نے خوب رنگ جمایا۔ ریلی کے راستوں پر ٹریفک جام رہا۔ کراچی میں منگو پیر گلشن معمار سے کے ڈی اے چرنگی تک ریلی نکالی گئی۔ پارٹی جھنڈے اٹھائے سینکڑوں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر سوار کھلاڑیوں کا جنون عروج پر رہا۔ ریلی کی قیادت ارکان اسمبلی آفتاب جہانگیر اور آبستان خان نے کی۔ فیصل آباد میں بھی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی کال پر مدنی چوک سے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی نکالی گئی۔ ایم پی اے میاں وارث کی قیادت میں ریلی ناولٹی پل، بابر چوک سمیت مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے ضلع کونسل چوک میں اختتام پذیر ہو گئی۔
वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि असम्बलियाँ तोड़ना खेल है क्या, इस पर पैसा लगता है, एनर्जी लगती है। आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होनी चाहिए। पंजाब में पहले उस्मान बुज़दार ने लूट मचाई, अब मौजूदा हुकूमत लूट रही है। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। उसका नाला लई के अंदर लैंड कर गया, वो सारी कौम ने देखा है। और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन की आज कोई ज़रूरत नहीं है, आज स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। आप दो सूबे और 2 रियासतें हैं, आप उसके हुक्मरान हैं, वहाँ अपने काम पे तवज्जो दें। आप लोगों की फलाह का काम करें, बजाय लोगों की फलाह के काम करने के आप इलेक्शन मांग रहे हैं। इस तरह अगर एक जमात के कहने पे इलेक्शन होने लगे तो कोई असेंबली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। असेंबलियाँ बनाना खेल है क्या? असेंबलियाँ तोड़ना खेल है? उस पर पैसा लगता है, एनर्जी लगती है, सारा मुल्क एक ही काम पे लग जाता है। इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए। और जो आपके पास आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वहाँ कुछ करके दिखाओ ना। और तो कुछ कर नहीं रहे। लूट मचाई हुई है आपने, पंजाब में भी लूट मची हुई है। पहले उस्मान बुज़दार लूट रहा था, अब ये वाली मौजूदा हुकूमत लूट रही है। वज़ीर आज़म आज 306 किलोमीटर तवील सखर हैदराबाद मोटरवे का संगे बुनियाद रखेंगे। इस आखिरी हिस्से की तामीर के बाद तमाम बड़े और अहम शहर मोटरवे से मुंसलिक हो जाएंगे। सरकारी और निजी शराकतदारी से M6 को तामीर किया जा रहा है, ऐसा बताना है वफाकी वज़ीर इत्तलात का। मजीद कहा कि बेहतरीन शाहराहों की तामीर से तरक्की की नेशनल स्पीड में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म आज 306 किलोमीटर तवील सखर हैदराबाद मोटरवे का संगे बुनियाद रखेंगे। इस आखिरी हिस्से की तामीर के बाद तमाम बड़े और अहम शहर मोटरवे से मुंसलिक हो जाएंगे। वज़ीर आज़म आज 306 किलोमीटर तवील सखर हैदराबाद मोटरवे का संगे बुनियाद रखेंगे। इस आखिरी हिस्से की तामीर के बाद तमाम बड़े और अहम शहर मोटरवे से मुंसलिक हो जाएंगे। सरकारी और निजी शराकतदारी से M6 को तामीर किया जा रहा है, ऐसा बताना है वफाकी वज़ीर इत्तलात का। मजीद कहा कि बेहतरीन शाहराहों की तामीर से तरक्की की नेशनल स्पीड में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म आज 306 किलोमीटर तवील सखर हैदराबाद मोटरवे का संगे बुनियाद रखेंगे। इस आखिरी हिस्से की तामीर के बाद तमाम बड़े और अहम शहर मोटरवे से मुंसलिक हो जाएंगे। हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। अवामी राब्ता मुहिम शुरू, कौन सच्चा कौन झूठा बयानिए की जंग भी तेज़ करने का फैसला किया गया है। पार्टी सलाह के मुताबिक आज इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन होगा, जबकि दूसरे मरहले में डिवीजन की सतह पर जलसे मुनक्किद किए जाएंगे। पार्टी की मुख्तलिफ सतह पर होने वाली मुशावरत में आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी कायद और मुस्लिम लीग नून का बयानिया आवाम तक पहुँचाने का फैसला किया गया है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल घर घर लीगी बयानियाँ पहुँचाने की मनसूबाबंदी कर ली गई है। अदालती फैसलों और बैनुल अक़वामी सतह पर लगाए गए इल्ज़ामात झूठ साबित होने को बयानिया जो है उसका हिस्सा बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से सूबाई वज़ीर मोहम्मद लतीफ़ नज़र की मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल, इसके साथ साथ तरक्याती कामों पर पेशरफ्त पर बातचीत हुई है। लतीफ़ नज़र ने वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को महकमे मादनियात की कारकर्दगी से भी आगाह किया है। नून लीग की तरह इंतकामी सियासत कभी नहीं की। चौधरी परवेज़ इलाही ने मुलाकात में इन ख्यालात का इज़हार किया तो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से सूबाई वज़ीर मोहम्मद लतीफ़ नज़र की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और तरक्याती कामों पर पेशरफ्त पर बातचीत हुई है। लतीफ़ नज़र ने वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को महकमा मादनियात की कारकर्दगी से आगाह भी किया है। तफ़सीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ऐवान वज़ीर आला में आज ये मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब शरीफ परवेज़ इलाही ने जो है वो पंजाब हुकूमत के आइंदा इक़दाम के हवाले से भी तबादला ख्याल किया और बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और फैसलाबाद में तरक्याती कामों पर होने वाली पेशरफ्त पर जो है बातचीत की गई। लतीफ़ नज़र ने वज़ीर आला पंजाब शरीफ परवेज़ इलाही की मादनियात की कारकर्दगी से आगाह किया है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब शरीफ परवेज़ इलाही का कहना था कि हमारी सियासत का महवर आम आदमी के हालात में बेहतरी है और अल्लाह ताला ने जब भी वज़ारत आला का मनसब दिया, हमेशा गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए खुलूस नीयत से काम किया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि ऐसे काम कर रहे हैं जो आवाम को मेरे पहले दौर की याद जो है वो ताज़ा करेंगे। नून लीग की तरह इंतकामी सियासत कभी नहीं की, हमेशा मस्बत सियासी रवायात कायम की। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और इमरान खान के
साथ दिया है, दे रहे हैं और देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वन मैन शो की बजाय पूरी टीम को साथ लेकर चलता हूँ और मईशत मजबूत करने के लिए जमीन में छिपे खजाने पर का लाना जरूरी है। शुबह मादनियात को पायदार बुनियादों पर फरोग देने के लिए इस्लाहात मुतारिफ करवाई गई हैं। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब की तारीख में पहली बार शुबह मादनियात को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है और साबिक तौर में माइंस एंड मिनरल सेक्टर को भी नजरअंदाज किया गया। बड़े बड़े दावे किए गए लेकिन एक पाई का भी फायदा नहीं हुआ। हमारी हुकूमत ने इस सेक्टर पर खसूसी तवज्जो दी है। बिल्कुल ठीक है, इस सेक्टर पर बेखसूसी तवज्जो दी है। वज़ीर आला ने मुलाकात में इन ख्यालात का भी इज़हार किया। लियाकत, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। सिंध में टाइफाइड के केसेस बढ़ने लगे। सिंध भर में 10 माह में टाइफाइड के 2,07,763 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज्यादा 34,462 केसेस सितंबर में रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत सिंध की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा फैसल खान से। जी फैसल, बताइएगा। देखें, ये जो जब से सैलाब मुतासरीन हैं, इधर वबाई शक्ल इख्तियार कर रही हैं, मुख्तलिफ बीमारियां हैं, जिसमें टाइफाइड के केसेस पूरे साल में जो है तकरीबन 2,30,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए और सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट हुए माह सितंबर में हुए थे जो 34,000 थे। और इसमें भी जो हमने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट का जो जायज़ा लिया तो उसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट मुतासरा था वो नौशहर फ़िरोज़ था, जहाँ पर तकरीबन 30,000 के से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। इसके साथ साथ अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया के केसेस भी बहुत तेज़ी से रिपोर्ट हो रहे हैं पूरे सिंध में और इस वक्त पूरे साल में अब तक 23 के करीब मलेरिया से लोग जो हैं जान से जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 70 से 9 लोग जो हैं मलेरिया से इंतकाल कर गए। इसके साथ साथ डेंगू जो है वो भी बुरी तरह इस वक्त पूरे सिंध में हम देख रहे हैं कि केसेस उसके रिपोर्ट हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा केसेस जो डेंगू से हलाकतें हुई हैं वो कराची में हुई हैं। तकरीबन 49 के करीब कराची में डेंगू से हलाकतें हुई हैं। इस तरह महकमा सेहत की जानिब से जो आदाद व शुमार जारी किए गए हैं टाइफाइड के, वो सिर्फ 10 माह के हैं, अभी 2 माह के अभी तक जारी नहीं किए गए। तो इस 10 माह में तकरीबन 2 लाख से ज़ायद टाइफाइड के केसेस रिपोर्ट हुए। इसी तरह 3 लाख से ज़ायद मलेरिया के केसेस रिपोर्ट हुए और इसी तरह डेंगू से तकरीबन 50,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए, जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो सैलाब मुतासरीन में वबा की शक्ल इख्तियार कर रही हैं। जी फैसल, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सरकारी कीमत वाले आटे की बिला तातुल सप्लाई देने में महकमा खुराक और ज़राई इंतज़ामिया नाकाम हो गई है, जबकि आटा चक्कियों का सरकारी कोटा बंद होने से देसी आटे की कीमत भी 110 से 130 रुपये फ़ी किलोग्राम तक जा पहुंची है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे अब्दुल बासित। सरकारी कीमत वाला आटा मार्केट में नायाब, जबकि चक्कियों को गंदम का सरकारी कोटा बंद होने से देसी आटे की कीमत आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर हो गई। महकमा खुराक की जानिब से फैसलाबाद की 48 फ्लोर मिल्स को योमिया फी बॉडी 27 बोरी गंदम का सरकारी कोटा फराहम किया जाता है, ताकि इस गंदम से तैयार होने वाले आटे को सस्ते दामों शहरियों को फराहम किया जाए। मगर ये सब बातें महज कागजी कार्रवाइयों और बंद कमरों की मीटिंग्स तक ही महदूद हैं। सरकारी कीमत 648 रुपये में 10 किलोग्राम वाला आटे का थैला कहीं तो बिल्कुल ही नायाब है, तो कहीं आटे के साथ घी, चीनी और दालों की खरीदारी की शर्त आयद की गई है। वो भी यही कहते हैं कि भाई अकेला आटा नहीं मिलेगा, अकेली चीनी नहीं मिलेगी, तो साथ दूसरी अशिया भी लें। आटा कम होता है लेकिन लेने वाले ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा भीड़ में जो मतलब कि सिफारिश वाला हो उसको मिल जाता है। महकमा खुराक की जानिब से रवां साल बनाई गई पॉलिसी में आटा चक्कियों का कोटा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस साल गवर्नमेंट पंजाब ने जो कि हमारा चक्की कोटा बंद किया और हमारा चक्की कोटा फ्लोर मिल मान कर दे दिया गया है। आवाम जो कि महंगा तरीन 130 रुपये किलो आटा खाने पर मजबूर है। मामले पर डिप्टी डायरेक्टर महकमा खुराक कहते हैं कि आटे की सप्लाई चेन को बेहतर बनाते हुए शहरियों को सस्ते और म्यारी आटे की फराहमी के लिए कोशां हैं। एज़ पर पॉलिसी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि साथ आपने कोई और भी कमोडिटी लेनी है, तो अगर हमारे पास जो ऑफिस में कंप्लेंट होती है तो हम उस दुकानदार के खिलाफ एक्शन लेते हैं। शहरी शिकवा करते हैं कि हुकूमत की जानिब से सस्ते आटे की फराहमी और रिलीफ के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद के लिए कोई जामिया हिकमत अमली ना अपनाई गई। फैसलाबाद की मार्केटों में सरकारी कीमत वाला आटा नायाब और देसी आटे की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर निकल गई। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मुतअद्दिद बार अहकामात तो जारी हुए, मगर तमाम अहकामात रद्दी की टोकरी की नज़र हो गए। कैमरामैन जुबैर घुमन के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।